हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनी ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी हमको पढ़ना है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने से पहले उनके बारे में पहले जान लेते हैं कि किन्होंने क्रोमोसोम खोजा। जाहिर सी बात है आपके लिए थोड़ा सा ये सर दर्द बढ़ता है कि आखिर क्यों खोजे। तो बेटा वो उन्होंने खोजा इसलिए ताकि साइंस में नई नई जानकारियाँ आती रहें। हाँ, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा सर दर्द है, लेकिन हाँ आप मन लगा करके पढ़िए तो निश्चित है सब आ जाएगा। तो क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम को किसने खोजा, पहला काम, और उन्होंने सबसे पहले कैसे पता किया कि ये किस काम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी डिस्कवरीज को लेकर के। तो देखिए, क्रोमोसोम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई वान नागेली। उनका पूरा नाम था कार्ल विलियम वॉन नागेली। बस उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियस में मिलता है और ये काफ़ी डेंस कलर का होता है। फिर उनके बाद एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वॉल्डेयर। क्या नाम था? वॉल्डेयर ने इन्होंने सबसे पहले कहा कि चूंकि ये हाईली डेंस कलर को लेते हैं, यानी कलर, तो उन्होंने कहा ये जो कि कलर को स्टेन करते हैं, इस नाते उन्होंने इसका नाम रख दिया क्रोमोसोम्स। अब आप कहेंगे सर क्रोमोसोम्स ही क्यों रखा? देखिए, क्रोमोसोम्स दो वर्डों से मिलकर बना है, एक है क्रोमा और दूसरा है सोम या सोमा कह सकते हैं। क्रोमा मतलब होता है कलर्ड और सोमा मतलब होता है बॉडी। यानी न्यूक्लियस के अंदर वो बॉडी जो स्टेन कलर को बहुत ही डार्क लेता है, तो उसका उन्होंने क्या नाम रख दिया? क्रोमोसोम्स। लेकिन इससे यह भी नहीं क्लियर हुआ कि एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल उसको कहते हैं कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो। और जब कोई कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है तो उसी को कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो हमारे और आपके बॉडी में एक मटेरियल है जिसको हम लोग डीएनए या आरएनए कहते हैं। तो वो डीएनए और आरएनए जब जेनेटिक मटेरियल हैं तो वो एक्चुअल में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे आए? तो उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने के लिए उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया और उसी स्ट्रक्चर का क्या नाम है? क्रोमोसोम्स। तो चलिए आज बात करते हैं क्रोमोसोम के डिफिनीशन से लेकर के कि आखिर सर क्रोमोसोम की एक्चुअल डिफिनीशन क्या होगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक डिफिनीशन लिखी हुई है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन, याद रखिए ये आपको सभी प्रोसेस में नहीं दिखेगा, ये आपको एक ही समय दिखेगा जब सेल डिवाइड हो रहा हो। तो व्हेन क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस इनटू ए क्लियर स्ट्रक्चर इनटू न्यूक्लियस, यहां पे एक वर्ड जोड़ लीजिए, इनटू न्यूक्लियस। आप इधर उधर ना देखना शुरू कर दें, इससे मैंने क्लेरिफाई कर दिया कि जब क्रोमैटिन नेटवर्क न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर में क्लियर होता है एंड विच आर फिक्स्ड नंबर इन एवरी ऑर्गेनिज्म, और जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अगर आप उनको गिनेंगे तो उनकी संख्या एक निश्चित आएगी। चाहे उसके बाल का सेल निकाल लीजिए, चाहे उसके हार्ट का सेल निकाल लीजिए, चाहे उसका मसल्स का सेल निकाल लीजिए, चाहे उसके पैर के अंगूठे का सेल निकाल करके अगर आप क्रोमोसोम गिनेंगे तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी आएगी? इक्वल आएगी। तो जब क्रोमोसोम की संख्या फिक्स्ड हो जाएगी तो उस डेंस नेटवर्क स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। बात समझ में आई? यानी क्रोमोसोम्स जब सेल डिवीजन करता है, देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूं कि जब सेल डिवीजन करता है तो सेल डिवीजन में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। आपको याद करिए पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको न्यूक्लियस बना के दिखाया था, तो एक न्यूक्लियोलस बनाया था और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए थे। तो होता यह कि जब सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में स्प्लिट हो जाते हैं। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया गया? क्रोमोसोम्स नाम दिया गया। इज दैट क्लियर? चलिए अब यह स्टार्ट करते हैं कि अगर क्रोमोसोम है तो दिखता कैसे। तो जब क्रोमोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया
तो वो क्रोमोसोम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा जैसे कोई एक्स, इंग्लिश का एक्स स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इसके 2 आर्म्स ऊपर होते हैं और 2 आर्म्स नीचे होते हैं, और दोनों देखिए तो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एक बराबर डिवीजन सेंटर पे नहीं होता, बल्कि ये अनइक्वल, माने नीचे का पैर बड़ा दिखेगा और ऊपर का पैर छोटा दिखाई देगा। तो ये जो 2 स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं इनको हम लोग नाम देते हैं क्रोमैटिड्स। क्या नाम देते हैं? क्रोमैटिड्स। और इनके ऊपर का जो हेड होता है, इस हेड्स को हम लोग टीलोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टीलोमियर्स। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर, जो काफ़ी वही डेंस स्ट्रक्चर है, क्रोमैटिन नेटवर्क, ये भर जाते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि सर क्रोमोसोम की सबसे सिंपल डिफिनीशन क्या होगी, बिल्कुल सही। तो क्रोमोसोम की जो सबसे सिंपल डेफिनेशन होगी तो आप ऐसे कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स इज द व्हीकल्स। क्रोमोसोम क्या है? एक व्हीकल है इन विच जेनेटिक कैरेक्टर ट्रेवल्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अगर मैं आपको इन शॉर्ट समझाऊं तो क्रोमोसोम समझ लीजिए है आपके स्कूल का एक बस, बिल्कुल है, और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उनको सपोज दैट कर लीजिए आप यानी स्टूडेंट्स, तो आपको अपने घर से स्कूल आना होता है तो आप क्या करते हैं? बस के अंदर आप एक लाइन से बैठ जाते हैं और फिर वो आपको कहां से कहां छोड़ देता है? यहां छोड़ देता है। उसी तरह से जब जनरेशन का फॉर्मेशन होता है, मतलब जब न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है, तो पिता के कैरेक्टर्स या माता के कैरेक्टर्स को उसके आने वाली संतानों में जाए, तो वो संतान के अंदर जो माता पिता के जो कैरेक्टर्स आते हैं तो वो किस रूप में आते हैं? ऐसे एक क्रोमोसोम रूपी बस बन जाता है, ऐसे एक क्रोमोसोम रूपी बस बन जाता है और इसमें सारे जीन ऐसे लाइन से बैठ जाते हैं। जैसे कहता है भाई तुम आंख बनाना, मैं हार्ट बनाऊंगा, मैं मसल्स बनाऊंगा, मैं ब्लड वेसल्स बनाऊंगा, मैं ब्लड फैक्टर बनाऊंगा, मैं कंकाल बनाऊंगा, तो ये सारे जीन ऐसे लाइन से बैठ जाते हैं। और फिर जब बैठ जाते हैं तब ये गैमेट्स के फॉर्म में वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में क्या जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मैंने वही लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम्स इज ए व्हीकल इन विच जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर मतलब क्या? आपकी बॉडी का डीएनए इन फॉर्म ऑफ जीन, और डीएनए के उसी फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ट्रेवल्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। और आपको पता है इस चीज की जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी, किसने की थी? इसकी डिस्कवरी सबसे पहले वही क्रोमोसोम्स वाले टी बावेरी, सबसे पहले टी बावेरी ने इस बात को डिस्कवर किया हुआ था। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का अगला टॉपिक है सेल डिवीजन। अब क्वेश्चन ये होता है कि सेल डिवीजन क्या होता है? तो जैसा कि आपने देखा था कि जब भी एक सेल एक नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है या फिर एक नए सेल का फॉर्मेशन करता है, तो एक पेरेंट सेल से एक डॉटर या 2 डॉटर सेल बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि आखिर ये सेल डिवाइड क्यों करता है? तो देखिए, सेल की भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है कि देखिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने 2 कैटेगरी में बांट दिया। सबसे पहला क्या कि फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिपेयर कह सकते हैं। यानी पहला सेल क्यों डिवेल्प करता है? तो पहले दिन की बॉडी के अंदर ग्रोथ होना है, डेवलपमेंट होना है और रिपेयर होना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आप जन्म लिए तो आप 3 केजी 3.5 केजी के एक छोटे से बेबी थे, और आज आप 40 से 45 किलो के एक मुस्टंड सलमान खान हो गए हैं, या फिर एक बहुत हैवी व्यक्ति हो गए हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि आप एक 3 केजी के बेबी से एक 30 केजी के बेबा बनने के प्रोसेस में आपके बॉडी ने क्या किया? तो जाहिर सी बात है, जो भी नंबर्स ऑफ सेल्स थे वो लगातार डिवाइड करते गए, और जब लगातार डिवाइड करते गए तो आपके बॉडी का शेप, स्ट्रक्चर और आपके पास चलने के लिए हाथ पैर खूब स्ट्रांग हो गए, जिसकी वजह से आपका बॉडी मास बढ़ गया। और आपका जब बॉडी मास बढ़ गया तो ये कहलाया बॉडी ग्रोथ, और ये इसे क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट में आपके ब्रेन का, मसल्स का, आपके आईक्यूज का लगातार डेवलपमेंट होता गया। अब ये तो हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या बड़े हो गए। अब क्वेश्चन है कि रिपेयर कैसे क्या? अब आपने देखा होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि जिंदगी में आपको कभी ना कभी चोट नहीं लगी होगी, और जब चोट लगी होगी तो कहीं ना कहीं खरोंच भी लगा होगा, और जब खरोंच लगा होगा या कटा होगा तब आप देखिए कि जब आपका बॉडी कट जाता है तो कुछ दिनों तक
पहले 1-2 दिन में दर्द करेगा, फिर देखिए धीरे धीरे वो बॉडी सेल्स अपने आप उस घाव को भर देते हैं। अब इस वक्त जो आपके बॉडी में जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किसी न किसी पुराने घाव को भर देता, तो वहाँ पे एक छोटा सा निशान या मार्क रह जाता है। तो आपका बॉडी अपने आप घाव को भर ले, उसी को क्या कहते हैं? रिपेयर कहते हैं। तो ये भी आपके बॉडी के अंदर होता है। तो यानी आपके बॉडी में सेल के पहला काम ये होगा कि वो ग्रोथ करे, डेवलपमेंट करे, रिपेयर करे। ये पहला प्रोसेस हो गया। तो ये सब ग्रोथ जिस प्रोसेस के अंतर्गत होता है, उस प्रोसेस से यानी उस सेल डिवीजन का क्या नाम है? माइटोसिस। क्या नाम है? माइटोसिस। और अगर आपका बॉडी फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजनी, यानी जब बॉडी इतना मैच्योर हो जाए कि वो एक नई प्रोजनी का फॉर्मेशन कर सके, तो उस नई प्रोजनी के फॉर्मेशन के लिए उसको क्या करना पड़ता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। उसको गैमिट्स का फॉर्मेशन करना पड़ता है, यानी वो मेल गैमिट या फीमेल गैमिट बनाए। तो आफ्टर मैच्योरेशन जब बॉडी गैमिट बनाने के लिए सक्षम हो जाता है, तो गैमिट फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मियोसिस। तो यानी जब भी आपका बॉडी ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा, रिपेयर करेगा, तो आपकी बॉडी में एक अनदर टाइप का सेल डिवीजन होगा जिसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं। और जब आपका बॉडी एक स्टेज, मैच्योरिटी के स्टेज के बाद गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा, तो उस प्रोसेस सेल डिवीजन का क्या नाम हो जाएगा? मियोसिस नाम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन में मैंने आपको बताया था कि मियोसिस और माइटोसिस, इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन चाहे वो मियोसिस हो चाहे वो माइटोसिस हो, ये दोनों प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। कितने स्टेप में कंप्लीट होते हैं? 2 स्टेप में। इस नाते मैंने सेल डिवीजन को ही 2 स्टेप में मैंने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स इनटू 2 स्टेप, यानी सेल डिवीजन कितने स्टेप में डिवाइड हुआ? 2 स्टेप में। पहला है कैरियोकाइनेसिस। क्या नाम लिखा हुआ है? कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। याद करिए, प्रोकैरियोट पहले का न्यूक्लियस, यूकैरियोट वर्तमान का या करंट का या रियल न्यूक्लियस। तो कैरियन जो वर्ड आया है वो न्यूक्लियस को बताता है। यहाँ पर ये कैरियो मतलब कैरियन और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब मैं इस एक्सप्लेनेशन को मैं इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लिया ये एक पेरेंट सेल है। कौन सा सेल है? पेरेंट सेल या मदर सेल्स कह सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को मैंने न्यूक्लियस लिख दिया। तो जैसे ये सेल डिवीजन के फेज में एंट्री करता है, तो इसका न्यूक्लियस कैसे हो जाता है? इलॉन्गेट हो जाता है, बटने के तैयार हो जाता है। मैं छोटे अमीबा लाइक सेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये ऐसे इलॉन्गेट हो जाता है और इलॉन्गेशन के बाद इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। और जब कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है तो ये न्यूक्लियस बीच से क्या हो जाता है? ऐसे टूट जाता है। और जब बीच से न्यूक्लियस टूट जाता है तो ये न्यूक्लियस इस अपोजिट पोल पे और ये न्यूक्लियस इस अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। फिर इनके बीच में काफ़ी खाली जगह बन जाती है। तो इस खाली जगह पे यहाँ के जो ये हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता तो ये ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं इस तरह से, और ये कॉन्ट्रैक्शन लगातार दोनों एक दूसरे की बढ़ते रहते हैं और अंत में एक दूसरे से क्या फ्यूज कर जाते हैं, और फ्यूज करने के बाद ये 2 डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पहला प्रोसेस क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस। अब जैसे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ तो यहाँ से न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो आप सिंपल सा देखते हैं, कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है माइटोसिस। मतलब ये ऐसा डिवीजन होगा जो ग्रोथ देगा, डेवलपमेंट देगा, रिपेयर ऑफ बॉडी करेगा, लेकिन गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मियोसिस में। तो देखिए, सबसे पहले डिफिनेशन समझ लीजिए कि मियोसिस कहते किसको हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है, व्हेन पेरेंट सेल या मदर सेल्स डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स and each daughter cell contain equal or same number of chromosomes in parent cell as in parent cell is called mitosis। सिंपल सी बात है, डिफिनीशन का मतलब होता है कि जब मदर सेल्स डिवाइड करती है, ये हमने मदर सेल बनाया हुआ है कि
ये मदर सेल्स है। और जब ये मदर सेल डिवाइड करेगा तो इसके जो क्रोमोसोम्स हैं, कितने क्रोमोसोम्स, अगर हमने कह दिया मान लिया क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 4 क्रोमोसोम्स है, तो जब 4 क्रोमोसोम्स है और डिवीजन के पश्चात इनके जो डॉटर सेल्स है, हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होने हैं, 4 क्रोमोसोम्स हो जाएं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस में हमेशा याद रखिए कि पेरेंट सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स होंगे, डॉटर सेल्स के अंदर उतने भी क्रोमोसोम्स होने चाहिए। तो आइए देखते हैं ये डिवीजन कैसे होता है। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिवीजन हो, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस, 2 फेज पूरा करता है, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो देखिए मैंने यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस को एक्सप्लेन किया हुआ है कि मान लिया कैरियोकाइनेसिस जब होता है तो न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसके अंदर मैंने वो 4 क्रोमोसोम्स भी दिखाए हैं। तो जब क्रोमोसोम ने न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो जो क्रोमैटिन नेटवर्क, जो इसके अंदर काफ़ी ऐसी उलझे संरचनाएं होती हैं, वो उलझे संरचनाएं खुल करके मोटी हो जाती हैं और मोटी होकर के पतली पतली संरचनाओं के रूप में एक स्ट्रक्चर बनाती हैं और उसका न्यूक्लियस बड़ा होकर के अंत में क्या हो जाता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो ये जो स्टेज कहलाता है प्रोफेज कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोफेज। देखिए इसमें कई काम है, क्रोमोसोम्स यानी क्रोमैटिन नेटवर्क खुल जाते हैं, खुल करके एक निश्चित सेगमेंट के खंडों में बढ़ जाते हैं, मोटा होना शुरू करता है और न्यूक्लियस क्या डिसअपीयर हो जाते हैं। दूसरे फेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं और मोटे हो जाते हैं, मोटे होकर के वो हमारे क्रोमोसोम, हमारे सेल्स के एकदम बीचों बीच में आ जाते हैं। इस रेखा को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और उस इक्वेटर पर सारे क्रोमोसोम ऐसे लाइन से अरेंज हो जाते हैं। और याद देखिए, यहाँ पे क्रोमोसोम पतला था, यहाँ पे क्रोमोसोम मोटा। अब आप देखिए उस दौरान एक घटना और होती है, याद करिए, बॉडी का जो सेंट्रोसोम्स है, सेंट्रोसोम क्या करते हैं, 2 सेंट्रियोल्स में स्प्लिट कर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंड पे चले जाते हैं। यानी ये अगर रहेगी यहाँ से टूट करके हुआ तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ, यानी दोनों एक दूसरे के जस्ट रेक्टेंगुलर 90 डिग्री के शेप में आने चाहिए। इक्वेटर के ठीक 90 डिग्री पे आ गए। और जब दोनों इक्वेटर के ठीक 90 डिग्री पर आ गए तो ये जो फेज कहलाता है, तो यहाँ से इनसे क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं और ये स्पिंडल फाइबर चिपका दिए जाते हैं, जितने क्रोमोसोम्स होते हैं सबके सेंट्रोमियर से क्या कहते, चिपका दिए जाते हैं। मतलब सपोज दैट ये सेंट्रियोल ने समझे, सपोज दैट ये 2 स्पाइडरमैन है। अब जब ये 2 स्पाइडरमैन 2 अपोजिट इन पर चले जाते हैं तो ये अपने वो मकड़ी फाइबर को बना करके एक सेंट्रोमियर के, एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर, और इस प्रकार से जितने भी क्रोमोसोम सबके सेंट्रोमियर से इधर चिपका जाते हैं और ये वाला इधर से चिपका देता है। जैसे चिपक जाता है तो ये अपने अपने धागों को अपनी तरफ खींचते हैं, ये इधर खींचेगा और ये उधर खींचेगा। तो जब ये खिंचाव होगा तो हमारा जो क्रोमोसोम्स ऐसे जुड़ा हुआ है वो बीच से क्या हो जाएगा, ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। तो जब क्रोमोसोम ऐसे स्प्लिट हो जाएगा तो ये स्प्लिट होकर के वापस कहाँ आने लगते हैं, सेंट्रोसोम के नज़दीक आने लगते हैं। और जब ये सेंट्रोसोम के नज़दीक आने लगते हैं तो उस दौरान सभी के पास एक एक क्रोमोसोम्स का आधा आधा हिस्सा आया होता है। तो जब आधा आधा हिस्सा आया होता है तो उसी समय क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, फिर से डिवीज़न करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि डीएनए हो तो डीएनए के अंदर क्या हो सकता है, रेप्लिकेशन होता है। तो ये फिर से ऐसे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ से गायब हो चुके हैं वो वापस फिर से क्या कर लेते हैं, रीजनरेशन द्वारा फिर से रीअपियर कर लिए जाते हैं। और जब ये फिर से रीअपियर हो जाते हैं तो ये इस एक एंड पे आके फिर खुल जाते हैं, फिर से खुलना शुरू होते हैं। अब जैसे ये खुलते हैं तो इनके चारों तरफ फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है और इस प्रकार से आप देखते हैं एक सेल 2 न्यूक्लियस में बढ़ जाते हैं। तो ये पहला कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो देखिए नाम ही है इनके, प्रोफेज में जिसमें क्रोमैटिन नेटवर्क अपीयर हुआ उसको प्रोफेज कहते हैं, और जिसमें वो क्लियर हुआ और वो सेंटर में चले गए उसको हम लोग मेटाफेज कहते हैं। जहां पर क्रोमोसोम टूट जाते हैं और टूट करके 2 अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं इसको हम लोग एनाफेज कहते हैं। और लास्ट में जहां पर वो 2 क्लियर न्यूक्लियस में बढ़ जाते हैं इसको हम लोग टीलोफेज कहते हैं। तो इसका इन शॉर्ट अगर नाम याद करेंगे तो PMAT, तो ए गायब कर देना, तो PMT पढ़ लेना तो आपको तीनों सीक्वेंस लर्न हो जाएगा। प्रोफेज, मेटाफेज, बीच में एनाफेज मान लेना और फिर लास्ट में टीलोफेज, तो ये आपको लर्न हो जाएगा। और जैसे ही वो ये PMAT प्रोसेस कंप्लीट करता है तो लास्ट में हमारा सेल
जिसके पास 2 न्यूक्लियस हैं, तो अब यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा। और जब कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा तो यहाँ से इनके साइटोप्लाज्म में ऐसे कॉन्ट्रिक्शन बनना शुरू होता है इस तरह से। और फिर जब ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो हमारा 2 क्लियर सेल, जिसके पास कितने कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 4 अलग हो जाते हैं। यानी मदर सेल्स के पास भी कितने क्रोमोसोम थे, 4, और पेरेंट सेल के पास भी जितने क्रोमोसोम थे 4, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिस्टर्ब नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मियोसिस। तो सबसे पहले देखिए मियोसिस माइटोसिस से किस प्रकार डिफर, तो ये इसकी डिफिनीशन में ही क्लियर है कि जब सेल डिवाइड करता है तो हर एक डॉटर सेल्स के पास अपने पेरेंट यानी मदर सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जितने क्रोमोसोम्स थे उतने ही वो भी रखेंगे। यानी अगर मदर 4 क्रोमोसोम्स रखेगी तो पेरेंट सेल्स के डॉटर सेल्स के पास भी 4 क्रोमोसोम्स होंगे। यहाँ पर प्रोसेस उल्टा है। उल्टा क्या, आधा, यानी इस डिवीजन को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे डिफिनीशन है कि जब भी कोई पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो पेरेंट सेल डिवाइड करेगा तो उसके न्यूक्लियस में जितने भी क्रोमोसोम्स रहेंगे उस क्रोमोसोम की संख्या जब डॉटर सेल में जाएगी तो कितनी जाएगी, आधी हो जाएगी। और जब आधी हो जाएगी तो वहां से जितने भी पेरेंट सेल डॉटर सेल बनेंगे उन सभी के पास वो आधे आधे क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। तो इस प्रकार के डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। जैसे डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि व्हेन पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स एंड ईच डॉटर सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहां पर देखिए ये बात फोकस करने लायक है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी हर डॉटर सेल के पास कितना होना चाहिए, नंबर क्रोमोसोम कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। फ्रॉम देयर पेरेंट सेल, कहां से, अपने पेरेंट सेल्स की तुलना में इनके पास आधे क्रोमोसोम्स होने चाहिए। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। तो मियोसिस में एक मैंने नोट बताया है, यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा कि इन ए मियोसिस प्रोसेस स्टार्ट विथ मियोसिस बट एंड विथ माइटोसिस। ये अच्छी बात है कि जब भी मियोसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा तो जैसे ही वो अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या आधा कर लेगा तो आधा करने के तुरंत प्रोसेस वहीं रुकेगा नहीं, तुरंत वहां से माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे समझाया है, जैसे मान लीजिए ये एक मदर सेल्स है, मदर सेल लिख लीजिए भाई, इसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, 4 क्रोमोसोम्स हैं। तो जब कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होगा और जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो हर एक न्यूक्लियस के पास कितने कितने क्रोमोसोम्स गए, 2 गए। यहां पर क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस। लेकिन जैसे ही ये मियोसिस कंप्लीट होता है तो तुरंत ये प्रोसेस यही रुकता नहीं है, बल्कि यहां से अगला प्रोसेस क्या स्टार्ट हो जाएगा, माइटोसिस। अब माइटोसिस में देखिए क्या होता है कि अगर जितने क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर है तो अगर वो नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं तो हर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होना चाहिए, इक्वल जाना चाहिए। यानी अगर ये 2 क्रोमोसोम्स है तो जब ये डिवाइड करेगा तो यहाँ से 2 से 2, 2 से 2, यानी अब हर एक न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 4। और 2 न्यूक्लियस के रिजल्टेंट में अब कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस बनेंगे। यानी एक सेल्स के अंदर अब 4 न्यूक्लियस हो गए। तो जब एक सेल के अंदर 4 न्यूक्लियस हो गए तो ये क्या करते हैं, इक्विटोरियल और ट्रांसफर डिवीजन करता है। कौन, न्यूक्लियस आपका ये साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म इस तरह से डिवाइड करेगा, ये यहाँ से इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये यहाँ से इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये यहाँ पर इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये यहाँ पर इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा। और सभी जाकर के सेंटर पे एक दूसरे से मिल जाएंगे। और जब मिलेंगे तो जब अलग होंगे तो हर एक न्यूक्लियस के पास आधे आधे क्रोमोसोम्स अपने पेरेंट्स की तुलना में। और रिजल्ट एक बार ध्यान दीजिए, रिजल्ट यहाँ पर ये है कि जब भी मियोसिस प्रोसेस होगा तो रिजल्टेंट में कुल कितने सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे। ये इसकी खासियत है। और ये प्रोसेस कब होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब। तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहा होगा और आपको और अच्छे से अच्छे नॉलेज मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक तो जरूर करें। धन्यवाद।